फ्रेंच गुयाना बना ऐतिहासिक पल का गवाह। जीसैट 24 का हुआ सफल प्रक्षेपण। अब डीटीएच की और बेहतर होगी सुविधा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह जीसैट 24 का फ्रेंच गुयाना के कोउरू से गुरुवार को सफल प्रक्षेपण किया गया। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। MSIL ने टाटा प्ले को यह क्षमता लीज पर दी है। फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए जीसैट 24 को उसकी निर्धारित भूस्थैतिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। जीसैट 24 उपग्रह 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है। यह डीटीएच सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। दोस्तों, भारत की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर ये उपग्रह होते क्या हैं। उपग्रह क्या और कितने प्रकार के होते हैं? इसरो ने अब तक कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए? दोस्तों, एक ग्रह या तारे की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा, ग्रह या मशीन को उपग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक उपग्रह है क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे ही चंद्रमा भी एक उपग्रह है क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आमतौर पर उपग्रह शब्द का इस्तेमाल एक ऐसी मशीन के लिए किया जाता है जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और वो पृथ्वी और अंतरिक्ष के अन्य वस्तुओं की परिक्रमा करते हैं। कई प्रकार के उपग्रह जैसे संचार उपग्रह, पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, नौ परिवहन उपग्रह, वैज्ञानिक और अन्वेषण उपग्रह, प्रयोगात्मक उपग्रह, छोटे उपग्रह आदि हैं जिन्हें इसरो ने लॉन्च किया है। चलिए आपको इनके बारे में संक्षेप में जानकारी दे देते हैं। संचार उपग्रह। दोस्तों, गर्भ कक्षा में काम कर रहे 9 संचार उपग्रहों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में इनसेट सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इनसेट 1B को शुरू करने के साथ ही 1983 में स्थापित की जाने वाली इस प्रणाली ने भारत के संचार क्षेत्र में प्रमुख क्रांति की शुरुआत की और बाद में इसे बनाए रखा। वर्तमान में भारत के कई संचार उपग्रह काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। इनसेट 3A, इनसेट 3C, इनसेट 3E, इनसेट 4A, 4CR, जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 12। पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। 1988 में IRS-1A से शुरू करते हुए इसरो ने कई दूर संवेदी उपग्रहों को लॉन्च किया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसके पास सबसे ज्यादा दूर संवेदी उपग्रह हैं। फिलहाल 10 से ज्यादा चालू उपग्रह कक्षा में स्थित हैं। उनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। रिसोर्ट सेट 1 और 2, कार्टोसेट 1, 2, 2A, 2B, रीसेट 1 और 2, ओशन सेट 2, मेघ, ट्रॉपिक्स और सरल। देश के अलग अलग उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक इस्तेमाल के लिए इन उपग्रहों में कई प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं। इन उपग्रहों से भेजे जाने वाले आंकड़े कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, सागर संसाधन और आपदा प्रबंधन को कवर करने वाले कई अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रयोगात्मक उपग्रह। इसरो ने मुख्य रूप से प्रयोग उद्देश्यों के लिए कई छोटे उपग्रह भी लॉन्च किए हैं। प्रयोग उपग्रहों में रिमोट सेंसिंग, वायुमंडलीय अध्ययन, पेलोड विकास, कक्षा नियंत्रण, रिकवरी तकनीक आदि शामिल हैं। 9 परिवहन उपग्रह। नागरिक उड्डयन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर नेविगेशन प्रणाली स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इस जानकारी से आपको उपग्रह किसे कहते हैं और भारत ने अब तक कौन कौन से उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, ये जानकारी तो हो गई होगी। अब आपको ये बता देता हूँ कि गुरुवार को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ उपग्रह भारत के लिए खास क्यों है और इससे भारत के लोगों को क्या फायदा है। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आखिर इस सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से ही क्यों लॉन्च किया गया। फ्रेंच गुयाना से ही जीसैट की लॉन्चिंग क्यों? क्या इसरो लॉन्च नहीं करता जीसैट सैटेलाइट? दोस्तों, कई बार इसरो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जरिए फ्रेंच गुयाना के कोउरू से भेजता है। जीसैट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में सवाल ही उठता है, भारत अगर उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है तो वो फिर दूसरे देशों का सहारा क्यों लेता है और विदेशों को पैसा क्यों देता है? तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विदेशी उपग्रह को ले जाने से हमें जो पैसे मिलते हैं हम फिर से वो विदेशियों को दे रहे हैं। अगर भारत अब अपने सारे उपग्रह भेजने में सक्षम है तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? इसकी कई वजह हैं। दोस्तों, दरअसल दक्षिण अमेरिका स्थित फ्रेंच गुयाना के पास लंबी समुद्री रेखा है जो इसे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए और भी मुफीद जगह बनाती है।
इसके अलावा फ्रेंच गुयाना एक भूमध्य रेखा के पास स्थित देश है, जिससे रॉकेट को आसानी से पृथ्वी की कक्षा में ले जाने में और मदद मिलती है। जियो स्टेशनरी कक्षा की ऊंचाई भूमध्य रेखा से करीब 36,000 किलोमीटर होती है। ज्यादातर रॉकेट पूर्व की ओर से छोड़े जाते हैं, जिससे उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी की गति से भी थोड़ी मदद मिल सके। दरअसल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वैश्विक स्तर की सुविधाओं से युक्त होने, रॉकेट के लिए ईंधन आदि की पर्याप्तता आदि ऐसी वजहें हैं जिनके चलते भी इसरो अपने बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लॉन्च के लिए फ्रेंच गुयाना को एक मुफीद लॉन्च साइट मानता रहा है। दोस्तों, भारत के जिस सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण गुरुवार को किया गया, उससे डीटीएच की सुविधा बेहतर हो जाएगी। वो कैसे, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि इसरो इस महीने एक और कौन सा बड़ा कमाल करने वाला है। 30 जून को इसरो लॉन्च कर सकती है PSLV C-53 रॉकेट। कई देशों के सैटेलाइट्स भेजने की तैयारी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल फरवरी में मिशन पोलर सैटेलाइट PSLV C-52 को लॉन्च किया था। अब PSLV C-53 के लॉन्च होने की संभावित तारीख सामने आई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि PSLV C-53 मिशन को 30 जून 2022 को शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हालांकि इसरो की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। C-51 के बाद ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा मिशन होगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कॉमर्शियल शाखा है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। इसरो ने फरवरी में PSLV C-52 मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसमें से एक EOS-04 रडार इमेजिंग था, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और बाढ़ और मौसम की स्थितियों से जुड़े हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, अब बात उस कामयाबी की जिसे इसरो ने गुरुवार को हासिल की है। GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। टाटा कंपनी को होगा काफी फायदा। दोस्तों, अंतरिक्ष में इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। बताया गया है कि इसरो ने अपनी कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए ये उपग्रह भेजा है। खास बात है, इस उपग्रह से टाटा कंपनी को लाभ होगा, क्योंकि कंपनी ने GSAT-24 उपग्रह को लीज पर लिया है। ये सैटेलाइट टाटा कंपनी की DTH जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उपग्रह और उसके सभी उपकरणों को मई 2022 को मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए कोरऊ भेजा गया था। GSAT-24 दरअसल एक 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4180 किलोग्राम है। इसकी लॉन्चिंग 22 जून को फ्रेंच गुयाना स्थित कोराऊ में एरियन स्पेस से की गई। GSAT-24 अगले 15 सालों के लिए काम करेगा और DTH सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को अपनी सेवाएं देगा। दावा किया गया है कि इसकी मदद से टाटा प्ले पूरे भारत में और भी बेहतर और सुचारू चलने वाली DTH सेवाएं दे पाएगा। एरियन 5 रॉकेट के जरिए GSAT-24 समेत मलेशियाई ऑपरेटर MEASat के लिए MEASat 3D को भी सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। इसे एयरबस कंपनी ने तैयार किया था। इसका वजन 5648 किलोग्राम है। ये 2 ही सैटेलाइट धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। एरियन 5 ECA रॉकेट 53 मीटर ऊंचा रॉकेट है। इसका व्यास 11.5 मीटर है। NSIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन दुरईराज ने कहा है कि संपूर्ण मिशन पूरी तरह से NSIL द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें उपग्रह, प्रक्षेपण अभियान, बीमा, परिवहन, कक्षा में रखरखाव आदि सब शामिल है। उपग्रह के कक्षा में स्थापित होने के बाद ये पूरी तरह से NSIL के स्वामित्व वाला होगा। हम ही इस उपग्रह का संचालन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि एरियन स्पेस से 25वां भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एरियन स्पेस ने अभी तक 11 GSAT-24 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। दोस्तों, बता दूं कि NSIL का गठन मार्च 2019 में किया गया था। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। जून 2020 में सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के तहत NSIL को मांग आधारित मॉडल पर उपग्रह मिशन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। NSIL के पास उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व और संचालन और अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम रोज नित नए आयाम हासिल कर रहा है। इसरो की दुनिया में अब अलग पहचान बन गई है। इसरो को यह पहचान दिलाने के लिए PM मोदी ने खासी मेहनत की है।
वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके अध्यक्ष के लिए जरूरी बजट में भी पीएम मोदी ने बढ़ोतरी की, जिसके बाद इसरो विकास के पथ पर तेजी से बढ़ सका और आने वाले समय में इसके नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद है। अगर भारत का मिशन गगनयान और चंद्रयान 3 सफल हो गया तो फिर वो दुनिया के उन देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष में अपनी खास उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के आने के बाद इसरो को विकास के लिए पंख लगे या नहीं? और दूसरा ये कि क्या आने वाले वक्त में इसरो नासा को भी पीछे छोड़ देगा? अपने जवाब में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।